नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। तो दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास को राजन सीरीज से पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम राजन सीरीज में दिए गए महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को एक-एक करके समझेंगे। आप सभी अपनी राजन सीरीज की बुक ओपन कर लीजिए, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। जो-जो पढ़ाएँगे उस पे आप अंडरलाइन करते जाइएगा और ये जो क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को कवर कर देंगे। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक की बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? ये 2023 में पूछा गया था। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें बोला है कि शिक्षक की बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो शिक्षक को बालक को समझने के लिए सभी अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए। जो कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं जैसे कि अ, शैशवावस्था होता है, उसके बाद बाल्यावस्था होता है, उसके बाद फिर किशोरावस्था होता है। डीएलएड में जो बताया गया है 3 अवस्थाएँ के बारे में बताया गया है। 3 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है जो कि एक पहली अवस्था है जो, वो है शैशवावस्था शैशवावस्था है, ठीक? और उसके बाद में दूसरा क्या है कि दूसरा है बाल्यावस्था है बाल्यावस्था है, क्या है? बाल्यावस्था और चौथा जो है, तीसरा जो है, वो है किशोरावस्था है, क्या है? किशोरावस्था। तीसरा क्या है? किशोरावस्था, ठीक? उसके बाद हम समझेंगे फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। जो रुचि होता है उसका शैक्षिक मतलब शिक्षा के तौर पर क्या महत्व है? शिक्षण विधि सहायक सामग्री विषय वस्तु को रुचिकर, सरल, स्पष्ट, बोधगम्य बनाने में मदद करती है। जो शिक्षण विधि होता है वो सहायक सामग्री विषय वस्तु को रुचिकर, सरल, स्पष्ट और बोधगम्य बनाने में मदद करती है। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार का प्रभावी होता है? ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं 2023 का ये बगल में मेंशन किया गया है। ये सारे 2023 में पूछा गया है और 2024, 25, 26 ऐसे सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो संभावनाएं ये रहेंगी कि 2026 में मतलब आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा जो कि अगले मंथ में एग्जाम को प्रस्तावित किया गया है। तो उसी में आप सबका जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है? तो ये क्वेश्चन तो हम पढ़ लिए हैं, अभी जो पढ़ाए हैं। और चौथा नंबर क्या है? बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। तो बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए, किसी के अनुसार बता दीजिए। जैसे रॉबिन्स के अनुसार क्या बताया है कि रॉबिन्स जो थे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया है कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है। जो बुद्धि का तात्पर्य होता है वो संज्ञानात्मक व्यवहार के संपूर्ण वर्ग से होता है। जो व्यक्ति ने जो व्यक्ति ने सूझ-बूझ द्वारा समस्या का समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्तज्ञ रूप से सोचने की क्षमता और अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। यही बुद्धि का परिभाषा होता है। किसके अनुसार है? रॉबिन्स के अनुसार। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएँ लिखिए। शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएँ क्या-क्या है? पहले तो जो विशेषताएँ हैं वो फर्स्ट विशेषताएँ हैं शारीरिक विकास में तीव्रता। अगर शैशवावस्था जो है जो 0 से शैशवावस्था कितना होता है? 0 से 6 वर्ष मतलब 6 वर्ष। तो इसमें क्या होता है कि शारीरिक विकास में तीव्रता होती है और दोहराने की प्रवृत्ति होती है। 2 विशेषताएँ प्रमुख होती हैं शैशवावस्था में। शरीर का विकास तीव्र होगा, जैसे हाथ-पैर चलने लगेंगे और मतलब मूव मूव करने लगेंगे पूरी बॉडी और दोहराने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कोई भी काम होता है अगर उसको कोई भी बच्चा हो शैशवावस्था में 0 से 6 वर्ष वाले बच्चे को हम अगर कोई भी वस्तु देते हैं, तो अगर जो भी उस वस्तु से हम छेड़खानी करेंगे वही वो भी दोहराता है। तो ये दोहराने की प्रवृत्ति होता है। जो हम करेंगे वही वो चीज़ करेगा। उसको जो मना करो करने को मना करोगे वही चीज़ वो दोबारा करेगा। ठीक? प्रश्न नंबर 6 क्या है कि अधिगम्य अंतरण क्या है? अधिगम अंतरण क्या है? अधिगम अंतरण वह ज्ञान है जो एक स्थिति में सीखा हुआ दूसरे स्थिति में सीखे हुए ज्ञान को सकारात्मक प्रभावित करता है। जैसे अधिगमांतरण जो कहलाता है, जैसे अधिगमांतरण क्या है? जैसे अधिगम क्या है? अधिगम अंतरण क्या है? यही चीज़ इसका होता है। संधि विच्छेद करेंगे तो अधिगम प्लस अंतरण होगा। तो अधिगम मतलब सीखना होता है। तो अधिगम अंतरण क्या होता है? सीखना मतलब हम एक ज्ञान सीखे, उसके बाद दूसरे ज्ञान को सीखने के लिए
उसी को दोहराएंगे तो सकारात्मक प्रभावित होगा। मतलब कोई चीज़ हम सीख रहे हैं, उसी को हम दोबारा दोहराएंगे, किसी चीज़ को हम याद कर रहे हैं, उसको दोबारा याद करेंगे तो हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम कोई क्वेश्चन याद कर रहे हैं, इसको बार-बार पढ़ेंगे तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यही चीज़ अधिगम अंतरण है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 क्या है कि वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, वह कहलाता है। जो भी ये चीज़ हम वीडियो में जो हमारा ये फर्स्ट वीडियो है और सेकंड वीडियो है, उसमें 2-3 बार पूछ लिया गया है कि जो वे प्रेरक जिन्हें हम अपने प्रयासों से प्राप्त करते हैं, वो व्यक्तिगत अभिप्रेरक कहलाता है। ये उसमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा और ये वन लाइनर में पूछ लेगा, मतलब 1 नंबर वाले में, जो कि अति लघु उत्तरीय वाले में पूछेगा। ये अति लघु उत्तरीय और वन लाइनर, ये समझ जाओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 8 क्या है? आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप राजन सीरीज खोले होंगे तो राजन सीरीज का ही ये क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। तो इसमें बताया गया 8 नंबर में कि वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या ना करने के बाध्य हो जाता है, तो क्या कहलाता है? प्रेरणा कहलाता है। इसमें क्या बताया है कि वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है। मतलब कोई भी काम करता है उसके लिए बाध्य हो जाता है, या नहीं करता है उसके लिए भी बाध्य हो जाता है, तो प्रेरणा कहलाता है। अगर प्रेरणा है अंदर में तो कोई भी काम आप कर सकते हैं, और प्रेरणा है तो आप गलत काम को भी मना कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? जो बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था, ये देखो, ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। और किस में पूछा गया है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस में पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी कल वीडियो पढ़ाए थे, एक वीडियो है मेरा, जाके हमारे चैनल पे देख लेना, उसमें भी पढ़ाए हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है। कौन सा क्वेश्चन? ये बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? ये विकास, तो 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। तो ये चीज काफी बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये एकदम पक्का है कि आ जाएगा। ठीक, इसे मतलब शिक्षाविदों ने जैसे क्या कहा, प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। ठीक, ये भी ध्यान रखना। प्रश्न नंबर क्या है? इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आप कर लीजिए, 20 क्वेश्चन से आ ही जाएगा। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? जो जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की जो 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, वो कौन-कौन सी है? प्रथम जो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है, वो है संवेदीय पेशीय अवस्था है, ठीक? और दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 ही जीन पियाजे के अनुसार बताया गया है। एक है संवेदीय पेशीय अवस्था, और दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 ही बताया गया है। 11 नंबर क्या है कि पूर्व ज्ञान, ये देखो, ये क्वेश्चन हमने उसमें कराया, अति लघु उत्तरीय में, सॉरी, उसमें कराया है, ऑब्जेक्टिव वाले में। बताया गया है पूर्व ज्ञान विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने का कारक होता है? अधिगम को। अधिगम मतलब सीखने को। ओके, पावलोव किए थे, पावलोव तो कुत्ता पे प्रयोग किए थे। तो ये बताया गया है पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार अंत में क्या पाया? पावलोव द्वारा पाया गया कि प्रयोग के संदर्भ में अनुकरण होना पाया जाता है। मतलब ये चीज जो पावलोव द्वारा बताया गया, अनुकरण का सिद्धांत, मतलब पावलोव ने अगर पूछे पावलोव ने कौन सा प्रक्रिया अपनाया है, तो अनुकरण की प्रक्रिया बताया है। मतलब अनुकरण में बार बार किसी काम को करना। ओके, 13 नंबर क्या है? बुद्धि लब्धि निकालने की सूत्र। अब देखो, ये भी मतलब एमसीक्यू में पढ़ा करा दिए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो बुद्धि लब्धि क्या होता है? बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। इसमें यही होता है, जैसे कि वो मानसिक आय दे देगा और वास्तविक आय दे देगा, उसके बाद क्या दे देगा? गुणे 100 कर देगा। मतलब मानसिक आय ऐसे रहेगा, सूत्र लिखा जाएगा मानसिक आय मानसिक आय मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर मानसिक आयु हमारा दिया जाएगा, मानसिक आयु कितना दे दिया? अगर मान लो हमारा मानसिक आयु 5 दे दिया और वास्तविक आयु कितना दे दिया? 4 दे दिया और 100 कर दिए, तो पूछ ले कि बुद्धि लब्धि, मतलब इसका जो बुद्धि लब्धि कितना है? तो 4 के 4 और 25 चौको 100 और 25 पंचे 125। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी है, जो अभी हम सॉल्व कराए हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या है कि सीएटी का निर्माण, किस चीज का? सीएटी का निर्माण किसने किया? तो सीएटी का निर्माण जो थे लियोपोल्ड बेलोक ने 1948 में किया गया। कितने में किए हैं? 1948 ईस्वी में। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जो सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम दिया है, वो नियम किसने दिए हैं? वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। क्या किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ये सब क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, 100%। ओके, 16 नंबर क्या है? 16 नंबर में क्या बताया गया है कि विषम संख्या माध्यिका ज्ञात करने के लिए बताया गया। औगीकृत प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या बताया गया है? ये एम का मतलब होता है माध्यिका, बराबर एन का मतलब होता है संख्या 1/2। यही मतलब सूत्र रहेगा। ओके,
17 नंबर क्या है? व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों या समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? बहुर्मुखी व्यक्तित्व वाला कहलाएगा। और इतना आप समझ लीजिए कि जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं इसी में से पूछ लिया जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टोटल ये जो क्लास रहेगा ये आपका 2 घंटे का क्लास रहेगा। आप 2 घंटे मैराथन देख कर जाइए, आपका पूरा कवर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो ये किसका प्रमुख लक्षण होगा? ये अच्छे व्यक्ति का प्रमुख लक्षण को बताता है। 19 नंबर क्या है? 19 नंबर है कि सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप से प्रदर्शित करता है? तो किस रूप से प्रदर्शित करेगा? सीखने के वक्र में सीखने की उन्नति होना वक्र के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। ये एमसीक्यू में भी है, मतलब ऑब्जेक्टिव में भी है क्वेश्चन। 20 नंबर क्या है? बालक की बुद्धि कब रुक जाती है? बालक की बुद्धि कब रुकेगी? जब बालक 25 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाता है तब उसकी बुद्धि का विकास बंद हो जाता है। सीधा इतना लिख देना कि जब बालक 25 वर्ष का हो जाता है तब उसके बुद्धि की स्थिरता रुक जाती है। ओके, 21 नंबर देखिए, टीएटी। ठीक, टीएटी का संबंध किससे है? तो टीएटी का संबंध जो है व्यक्तित्व परीक्षण से है सीधा। और किसने किया? प्रतिपादन किसने दिया? मरेयो मार्गन ने। ठीक, 22 नंबर क्या है? स्मृति का मुख्य कार्य क्या होता है? स्मृति मतलब किसी चीज को बार बार याद दिलाना। तो पूर्व अनुभव, जैसे पूर्वानुभव लिखा है, इसका संधिविच्छेद होगा पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव को संयोज कर रखना तथा समय आने पर याद दिलाना ही स्मृति का मुख्य कार्य होता है। स्मृति का क्या कार्य होता है? स्मृति मतलब किसी चीज को याद दिलाना। तो किसी चीज का पूर्वानुभव मतलब पूर्व चीजों को, जो पूर्वावलोकन किए हुए चीज है, जो भी घटनाएं हैं उसको आप संयोज कर रखना या उससे समय समय पर याद दिलाता है, तो स्मृति ही तो याद दिलाएगा। 23 नंबर क्या है? कि सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है? एक स्मृति हो गया, ये विस्मृति है। तो सक्रिय विस्मृति का कारण व्यक्ति है, वह स्वयं ही किसी बात को भूलने का प्रयास करके उसे भुला देता है। विस्मृति मतलब भूलना होता है, और स्मृति मतलब क्या होता है? स्मृति मतलब होता है, क्या होता है स्मृति मतलब? स्मृति मतलब होता है याद करना। क्या होता है? याद करना, याद करना। और विस्मृति मतलब क्या होता है? भूलना। सीधा ये दोनों यही चीज याद कर लेना, बस इसी से अपना लिख लेना। तो इसमें क्या होगा? देखो, विस्मृति, सक्रिय विस्मृति का क्या आशय है? तो सक्रिय विस्मृति का कारण व्यक्ति ही होता है, वह स्वयं ही किसी बात को भूलने का प्रयास करके उसे भुला देता है। जो भी बात उसको याद करनी है तो वो भुला ही देता है। तो ये फ्रायड के अनुसार बताते हैं कि हम विस्मृति की क्रिया द्वारा अपने खुद अनुभव को स्मृति से निकाल देते हैं। फ्रायड जो कहते हैं, फ्रायड के अनुसार, जो फ्रायड मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया है विस्मृति क्या चीज है। तो विस्मृति जो होता है वो किसी चीज को, ठीक, किसी चीज को याद करने के बजाय उसे भुला देना, वही विस्मृति कहलाता है। सृजनात्मक क्या है? सृजनात्मकता क्या है? किसी चीज को सृजन करना क्या है? तो सृजनात्मक का अर्थ होता है मौलिकता से लिया गया है। जो सृजनात्मकता का अर्थ लिया गया है वो मौलिकता से लिया गया है। मौलिकता मतलब मौलिक अधिकार, मौलिकता मतलब किसी चीज का अधिकार होना। ठीक, मौलिकता। ठीक, मौलिकता मुक्त साक्षर है, सृजनात्मकता में साक्षर के तत्वों का मिश्रण है। ठीक, सृजनात्मकता में जो है साक्षर तत्व मिश्रित है, उसमें मौलिकता भी मिश्रित है। उस कार्य के सृजनात्मक कार्य कहते हैं जिसे के कार्य का परिणाम नवीन हो। यही चीज है इसमें। सृजनात्मक मतलब किसी काम को सृजन करना, किसी साक्षर तत्व का सृजन करना, मिश्रण करना, यही चीज मौलिकता है। 25 नंबर क्या है? व्यक्तित्व की परिभाषा। व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है? कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है तो उसी की परिभाषा बताया गया। ये 22-23 2 बार पूछा गया, ये तो समझ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको रख लेना याद। मन के अनुसार, मन के अनुसार क्या है कि व्यक्ति की परिभाषा, एक व्यक्तित्व। ठीक, एक व्यक्तित्व, यहाँ पे व्यक्तित्व लिखा है, एक व्यक्तित्व। ठीक, ढांचों, व्यवहार के स्वरूपों, रुचियों, अभिवृत्तियों, संगठकों, योजनाओं तथा अभिरुचियों की सबसे अधिक लाक्षणिक संकलन के रूप में की जा सकती है। जो व्यक्तित्व होता है मन के अनुसार, इसकी परिभाषा क्या है कि व्यवहार के स्वरूप, रुचि, अभिवृत्तियां, संगठक, योजना तथा अभिरुचि, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तित्व के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न नंबर 26 क्या है? रोसरा परीक्षण। ये रोसरा परीक्षण क्या होता है? रोसरा परीक्षण क्या होता है कि विधि को किसी मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था। ठीक, रोसरा परीक्षण। तो ये हरमन रोसरा ने, जो मनोवैज्ञानिक थे, किस मनोवैज्ञानिक ने? हरमन रोसरा ने रोसरा परीक्षण का आरंभ कब किए थे? 1960 में किए थे। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि रोसरा परीक्षण कब हुआ था? 1960 में हुआ था।
किस वैज्ञानिक ने किए थे? हरमन रोसरा ने किए थे। ठीक। मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? मध्यमान क्या होता है? मध्यमान क्या होता है? सोचो कि मध्यमान जब पृथक प्राप्तांकों का योग, जो भी प्राप्तांक होगा, पृथक प्राप्तांक होगा, उसका योग प्रतिनिधित्व प्राप्त करने हो तब मध्यमान का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी पृथक प्राप्तांक हो, उसका योग प्रतिनिधित्व प्राप्त करना हो तो उसका मध्यांक का प्रयोग किया जाता है। 28 नंबर देखिए, मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। मध्यांक क्या होता है? तो कानर के अनुसार, कानर मनोवैज्ञानिक थे, मध्यांक समंक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में बांटता है। एक भाग में सभी मूल्य मध्यांक से अधिक, दूसरे भाग में सबसे। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, ये सब क्वेश्चन आने वाली नहीं। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? ये भी देखो, जन्म के समय जो शिशु होते हैं उनके भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो 3 संवेग पाए जाते हैं। कितने संवेग पाए जाते हैं? 3 संवेग पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 30 क्या है? कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत। देखो ये 30 क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। किसने दिया है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत? थार्डनाइक ने दिया है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा। प्रश्न नंबर 31 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? अंतर्मुखी मतलब होता है अंदर से जो व्यक्तित्व। ठीक। अंतर्मुखी व्यक्तित्व उस व्यक्तित्व को कहते हैं जो आत्मचिंतन, मतलब अंदर का जो मन भाव होता है, आत्मचिंतन अधिक करता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है तथा कम सामाजिक होता है। देखो अंतर्मुखी व्यक्तित्व कैसे होते हैं? अगर पूछ ले अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व कैसे होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो आत्मचिंतन बहुत करते हैं, दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं और उनमें सामाजिक भाव नहीं रहता, सामाजिकता कुछ नहीं रहती उनके अंदर। ठीक। कम होती हैं लेकिन कम होती हैं। प्रश्न नंबर 32 क्या है कि सामान्य बौद्धिक स्तर वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सोच लो 90 से 109। जैसे सामान्य बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होते हैं वो 90 से 109 तक होते हैं। बुद्धि परीक्षण, टीएटी परीक्षण, ये अभी ऊपर पढ़ाए थे, रिपीट हो गया क्वेश्चन। मरे एवं मार्गन ने इसका निर्माण किया था, टीएटी और बुद्धि परीक्षण। अभिप्रेरणा का क्या तात्पर्य है? अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है? अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया जिसमें सीखने वाले आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। ठीक। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां होती हैं या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती हैं। ठीक, ये चीज अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा का मतलब यही है कि जो आंतरिक शक्तियां होती है, ठीक, वो सीखने में सहायता होती हैं और जो आवश्यकताएं होती है वो वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती हैं। दो चीज इसमें याद करना है, आंतरिक शक्तियां और आवश्यकताएं वातावरण के अनुसार। ठीक। 35 नंबर क्या है? हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? जो हल मनोवैज्ञानिक थे भाई, हल का मत क्या था कि सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन है। हल के अनुसार जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो आत्म संशोधन। उसके बाद क्या है कि सीखने की कोई एक परिभाषा, तो वुडवर्थ के अनुसार क्या है? वुडवर्थ जो थे मनोवैज्ञानिक, उनके अनुसार सीखने की प्रक्रिया क्या है? नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को ही सीखने की प्रक्रिया कहते हैं, मतलब अधिगम कहते हैं। नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया, दो ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, नवीन ज्ञान और प्रक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया। ठीक। प्रश्न नंबर 37 क्या है? बच्चों के भाषा विकास में अवरोधन के दो कारण। अगर बच्चों जो होते हैं उनके अगर भाषा विकास में अवरोधन मतलब रुकावट आती है तो वो दो कारण क्यों आएगी? दो कारण मतलब किस केस से उनके भाषा विकास में रुकावट आएगी? तो पहला क्या रहेगा? ध्वनि दोष के कारण भाषा विकास में अवरोधन होगा, मतलब रुकावट आएगी ध्वनि दोष के कारण। और दूसरा क्या है कारण? बोलने के अंगों में दोष के कारण भी भाषा में अवरोधन होगा। जैसे अगर वो बोल नहीं पा रहा है तब भी उसको भाषा विकास में रुकावट होगी, अगर वो सुन नहीं पा रहा है तब भी उसको भाषा विकास में रुकावट होगी। 38 नंबर क्या है कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? तो जन्म से 5 वर्ष होती है बाल विकास में। जो जन्म से 5 वर्ष, कहीं कहीं 0 से 6 रहता है, जन्म से 6 वर्ष रहता है, कहीं कहीं 0 से 5 होता है। तो दो चीज याद रखना बस। ठीक। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत नियमों को कितने बार, तो 3 नियमों को बताया है। प्रश्न नंबर 40 क्या है कि प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? प्रतिष्ठा आता है। ये सारे 2018 के हैं। उसके बाद 2023 का क्वेश्चन देखते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको हम बता देंगे। जैसे 23 में क्या पूछा है कि अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्थापित करिए या सीखने के स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ये अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए।
3 टाइप से पूछेगा और ये 2023, 18, 19 तीनों में पूछा गया है। तो इसमें क्या है कि सीखने के स्थानांतरण से आशय यह है कि किसी विषय के सीखने से उपलब्ध ज्ञान अथवा किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना, यही हमारा सीखने का मतलब अधिगम का स्थानांतरण है। स्थानांतरण का मतलब अधिगम मतलब सीखना, स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। जैसे हम सीख कर, मैं पढ़कर किसी दूसरे को पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, अधिगम स्थानांतरण हो जाएगा। तो जैसे होता नहीं, इसमें बताया किसी विषय के सीखने से उपलब्ध ज्ञान अथवा किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना, मतलब दूसरी जगह उसी को प्रयोग कर देना, वही सीखने का स्थानांतरण पर कहलाता है। अब उसके बाद 23 वाला देख लीजिए, 2023 देखो, ये 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन कि बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। तो बालक के विकास का प्रभाव न केवल उसके शरीर में होने से परिवर्तन पर पड़ता है, बल्कि उसके हार्मोन, देखो हार्मोन में परिवर्तन पर भी आता है, जिसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है। जैसे हार्मोन्स अगर चेंज हो जाएगा बालक का, तो उसके मन पे भी मतलब कंट्रोल होगा, या कंट्रोल नहीं होगा तो डिसबैलेंस हो जाएगा, मतलब इधर उधर भागेगा भाई। इससे न केवल वह शारीरिक रूप से परिवर्तित होगा, विकसित होगा, बल्कि वह मानसिक रूप से भी परिवर्तित हो जाएगा, उसका मानसिक संतुलन भी डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ये 2019-23 में जो मतलब क्वेश्चन आने वाली संभावना है उसी को हम बताएंगे, बस उसके आगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो शैशवावस्था में देखो, शैशवावस्था कितने से कितने वर्ष होता है, 0 से 5 वर्ष या 0 से 6 वर्ष। ठीक, शैशवावस्था में दो मुख्य कारण क्या होता है, दो, जैसे उसमें क्या होता है, शरीर में जो शरीर में होता है वो शरीर में बदलाव होता है, शरीर में बदलाव होता है। ठीक, और क्या होता है कि दोहराने की प्रवृत्ति होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है। ठीक, प्रवृत्ति होती है, ये अभी ऊपर हम पढ़ा दिए। तो शैशवावस्था में बालक को दी जाने वाली शिक्षा जो होता है उसके भविष्य के विकास की नींव का कार्य करता है। अगर शैशवावस्था में किसी भी बच्चे को, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, किसी भी बच्चे को अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो उसके भविष्य में विकास, जो भविष्य में होने वाली विकास की नींव होती है उस पर काम करता है। इस समय उसे भाषा, आचार विचार, नैतिकता, आदत निर्माण की शिक्षा भी दी जाती है। जैसे अगर आप उसे अच्छी नैतिकता नहीं देंगे, अच्छा आदत नहीं सिखाएंगे तो वो बिगड़ जाएगा। तो जो भी मतलब विकास होता है वो 0 से 6 वर्ष में ही बच्चों का विकास हो जाता है। उसके बाद देखिए कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास के 2 विशेषताएं लिखिए। मानसिक विकास क्या क्या होता है, तो बाल्यावस्था में बालक की ज्ञानेंद्रिय जो होता है प्रौढ़ होने लगती है, प्रौढ़ अवस्था में होने लगती है। मतलब प्रौढ़ अवस्था तो बहुत बाद काल, मतलब बहुत समय के बाद होता है, लेकिन उसमें ज्ञानेंद्रिय जो होता है वो मतलब प्रौढ़ होने लगती है, मतलब मजबूत होने लगती है बहुत। प्रौढ़ का मतलब क्या बता दें आपको, जैसे होता नहीं कि प्रौढ़ावस्था में जैसे होता नहीं कि 18 से मतलब जो भी वर्ष होता है, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था होता है, तो प्रौढ़ावस्था के ज्ञानेंद्रिय का विकास होने लगता है। और दूसरा क्या होता है, बाल्यावस्था में बालक का संवेदना से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगती है। जो बालक संवेदना होती है वो प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगती है। उसके आगे देखिए बुद्धिलब्धि का सूत्र बता दिया है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु निकालना है, तो ये भी आप पढ़ लिए हैं। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 59 में क्या है, 19-23 में पूछा, 2 बार पूछा गया, ये भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो बालक में विस्मृति कम करने की कोई 2 उपाय। विस्मृति मतलब होता है कि किसी चीज को भूल जाना। तो ये चीज, जो किसी चीज को भूलना, बालक अगर किसी चीज को भूल रहा है तो 2 उपाय क्या क्या होंगे उस बालक का समाधान करने के लिए। 2 उपाय क्या होंगे कि वो किसी चीज को भूले ना। तो पहला उपाय क्या है, किसी वस्तु को स्मरण करने से पूर्व ध्यान होना चाहिए। जैसे किसी चीज को याद करवा रहे हैं, स्मरण करवा रहे हैं मतलब याद करवा रहे हैं, तो उसका ध्यान उसी में होना चाहिए। ठीक, स्मरण के पश्चात विश्राम करना चाहिए। जैसे पहले उसको उसी पर ध्यान देना चाहिए कि मतलब तुम इस चीज को याद करो, उसी पे फोकस करवाना चाहिए। और दूसरी बात है कि जब वो उस चीज को पढ़ ले तो उसके पश्चात उसे थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए, आराम देना चाहिए। ठीक, अभी प्रतिद्वंद्विता से क्या समझते हैं ये भी देख लीजिए। जब कोई व्यक्ति विभिन्न समूहों या व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठ स्थापित करने के लिए प्रयास करता है तो उसे प्रतिद्वंद्विता कंपटीशन कहते हैं। मतलब कंपटीशन मतलब किसी चीज का कंपटीशन करना, मतलब एक समूह हो उसी में आप मिलकर एक दूसरे का कंपटीशन करो, वही प्रतिद्वंद्विता होता है। ठीक, उसके बाद ये सब शस्त्र के 2 मुख्य विशेषताएं ये भी पढ़ लिए हैं। ठीक, ये समायोजन क्या है, समायोजन पढ़ लीजिए। समायोजन क्या होता है कि समायोजन गेट्स व अन्य शब्दों में
गेट्स के अनुसार बताया गया समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। समायोजन क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसे करके, ठीक, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। क्या करता है? परिवर्तन करता है, ठीक। उसके बाद आपको हम बता रहे हैं अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आने की संभावना है। रुचि, रुचि के दो भेद, जैसे जन्मजात रुचि है, अर्जित रुचि है, दो रुचि है। अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं? अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं, ये आप देख लीजिए कुछ। अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं? तो अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन, मतलब ज्ञान का अर्जन करना, ठीक। अमूर्त बुद्धि जो होता है ज्ञान का अर्जन करना के प्रति रुचि, रुझान, पढ़ने लिखने से संबंधित पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने में जो अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं, शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को हल करने में प्रकट होती है। जैसे जो अमूर्त बुद्धि वाले छात्र होते हैं, वो पहली बात तो बुद्धि, जो ज्ञान अर्जित करने में ज्यादा वो रुचि दिखाते हैं, रुझान होती है उनके अंदर, पढ़ने लिखने के संबंधित पुस्तकीय ज्ञान बहुत ज्यादा होती है, शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में समस्याओं को हल करना, समस्याएं प्रकट करना, ये उनके अंदर क्षमता होती है। जैसे गणित के सूत्रों को हल करना, ठीक। दर्शन एवं तर्कशास्त्र विषयों को समझना, साहित्यिक रचनाओं को सौंदर्य अनुभूत में यही बुद्धि का कार्य करती है। मतलब वो रचनाएं करने में ज्यादा मतलब रुचि रखते हैं, उनके अंदर तर्कशास्त्र विषयों को पढ़ने की ज्यादा ज्ञान होती है। तो अमूर्त बुद्धि वाले जो छात्र होते हैं, उनके अंदर उत्सुकता होती है, किसी चीज को जानना, किसी चीज को पढ़ना, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आने की संभावना है, ठीक। उसके बाद ये दो बार पूछा गया है कि बाल्यावस्था की दो विशेषताएं। तो बाल्यावस्था की दो विशेषताएं अगर हम देखेंगे तो शारीरिक तथा मानसिक विकास होती है और एक मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। और शारीरिक तथा मानसिक विकास में क्या होगा कि बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। मतलब वो बाल्यावस्था में क्या होता है कि जो बाल्यावस्था जो होता है शैशवावस्था के बाद होता है, वो होता है 6 से 12 वर्ष होता है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में क्या होता है? मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, जो उनकी मानसिक विकास होती है वो रुक जाती है। विकास की विशेषता शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करते हैं, बालक की चंचलता घटने लगती है, उनके अंदर चंचल नहीं रहता, वो स्थिर पड़ जाते हैं। तो उसका मानसिक मस्तिष्क परिपक्व दिखाई देने लगता है, जैसे वो उनके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है थोड़ा थोड़ा, तथा प्रणों के समान व्यवहार करने, मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके साथ उनके तरह वो व्यवहार करने लगते हैं, ठीक। ये शारीरिक और मानसिक विकास है। मानसिक योग्यताएं में वृद्धि, मानसिक योग्यताएं में वृद्धि क्या है कि बाल्यावस्था के दौरान बालक की मानसिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि होने लगती है। संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति का विकास होने लगता है, द्रुतिगत से होता है, द्रुत गति से होता है, जैसे स्मरण शक्ति का विकास द्रुतिगत से होता है, अस्थायी स्मृति में वृद्धि होती है। ये सब क्या है? बाल्यावस्था की दो विशेषताएं हैं, विशेषताएं के अंतर्गत आते हैं, दो ही विशेषता है, इसको भी देख लेना। उसके बाद बताया गया है बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन तो जीन पियाजे ने किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संवेगात्मक विकास है, विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है, ठीक। उसके बाद क्या है कि उसके बाद क्वेश्चन क्या है, थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम बताए हैं? थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, 3 नियम बताए हैं। कौन कौन सा? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, 3 नियम बताए हैं, याद कर लेना। ये तो इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। अधिगम की दो प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी है? तो एक है करके सीखना, एक है अनुकरण करके सीखना, ठीक, दो ही है, ठीक। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये स्मृति का क्या अर्थ है, याद रखना, ठीक। ये तो वुडवर्थ के अनुसार जो पहले सीखी जा चुकी है उसके बाद याद रखने की स्मृति होती है, ये मतलब इसमें कुछ है नहीं, ठीक। उसके बाद बताया गया बुद्धि एवं विकास में संबंधित किसी दो कारकों के नाम लिखिए। तो दो कारक हैं बुद्धि एवं विकास के, बालक का भोजन, लैंगिक अंतर, ठीक। चिंतन क्या है? चिंतन तो देख ही लिए हैं, पढ़ भी लिए। चिंतन मतलब किसी किसी प्रक्रिया का चिंतन करना। देखो, चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, इसका आधार प्रत्यक्षीकरण और स्मृति से होता है, जैसे ध्यान देने से होता है। जैसे किसी चीज का ध्यान देना, किसी चीज की चिंता करना, किसी चीज का मतलब चिंता करके मतलब किसी चीज का वो क्या कहते हैं, स्मृति याद करना। जैसे यह प्रक्रिया किसी समस्या से उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है, ठीक। जैसे कोई भी परिस्थिति हो जाए, कोई भी कारण आ जाए तो उसमें ये चिंतन का आशय हो जाता है। आमतौर पर चिंतन को सीखना कहते हैं, चिंतन को क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। अगर आप चिंतन कर रहे हैं समझ जाओ सीख रहे हैं कोई चीज। चिंतन व्यक्तित्व का प्रतीकात्मक व्यवहार होता है। चिंतन के विकास हेतु तो बच्चे में करके सीखना, क्रिया जागृत करना अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कि अब जो क्वेश्चन आएगा, अभिप्रेरणा क्या होता है? मोटिवेशनल, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। अभिप्रेरणा क्या होता है? अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में
मोटिवेशनल कहते हैं। यह अंग्रेजी के शब्द मोटिवेशनल का हिंदी रूपांतरण है। क्या है? हिंदी। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास विषय को राजन सीरीज से पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम राजन सीरीज में दिए गए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को एक एक करके समझेंगे। तो आप अगर आपके पास राजन सीरीज हो तो उसको ओपन कर लीजिए और जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ते जाइए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी सीरीज से पूछा जाएगा और जितना भी पूछा जाएगा इसी में से पूछा जाएगा। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन जो है उसको समझिए आप लोग। बताया गया है कि अवधान व अभिरुचि एक सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। ये 2023 में पूछा गया था। अवधान क्या होता है? अवधान और रुचि, जिसको अभिरुचि कहते हैं, ये जो है एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं। रुचि मानसिक रचना या मानसिक संस्कार है, जो अभिरुचि होता है वो मानसिक रचना और मानसिक संस्कार है। और अवधान वह अनुभव होता है जो रचना द्वारा निश्चित होता है। किसी वस्तु में रुचि रखने का तात्पर्य उस वस्तु पर ध्यान देने के लिए तत्पर होना है। मैकडूगल है, उन्होंने अवधान और रुचि का संबंध बताते हुए यह कहा है कि रुचि जो सुप्त अवधान है, रुचि जो होता है वो सुप्त अवधान है और अवधान जो है वो क्रियाशील रुचि है। मतलब ये बताया है कि इंटरेस्ट इज लेटेंट अटेंशन एंड अटेंशन इज इंटरेस्ट इज एक्शन। ठीक, इन एक्शन। रुचि जितनी प्रबल होगी उतनी ही वह अवधान को आकर्षित करने के लिए प्रबल शक्ति उत्पन्न करेगी। उसके बाद है कि जन्मजात रुचि अनैच्छिक या अप्रेरित अवधान को निर्धारित करती है। माँ अपने बच्चों को धीमी सी आवाज सुनकर उस पर ध्यान देना अप्रेरित अवधान है। यह वात्सल्य की जन्मजात रुचि है। अर्जित रुचियां ऐच्छिक अवधान को निर्धारित करती हैं। जो अर्जित रुचियां होती हैं वो ऐच्छिक अवधान को निर्धारित करती हैं। गणित के प्रश्नों पर ध्यान देना ये ऐच्छिक या प्रेरित अवधान है। जो भी अगर आप गणित के प्रश्न पर ध्यान दे रहे हैं तो ये ऐच्छिक है और यह प्रेरित अवधान माना जाएगा। प्रश्नों में रुचि जो है बालक अर्जित करता है, अर्जित रुचि है वो। प्रश्नों में अगर रुचि करता है बालक तो अर्जित रुचि है। जिस प्रकार रुचि अवधान को निर्धारित करती है उसी प्रकार अवधान भी रुचि उत्पन्न कर सकता है। इसी वस्तु पर ध्यान देने से वस्तु स्पष्ट होती है। कोई भी वस्तु जितनी अधिक स्पष्ट होती है उतना ही उसे रागात्मक संबंध स्थापित होता है, उस वस्तु में रुचि पैदा हो जाती है। किसी नीरस विषय पर ध्यान देना प्रेरित कहलाता है, परंतु वह नीरस विषय पर ध्यान देने से सरस हो जाता है तथा स्वाभाविक अवधान के समान हम ध्यान देने में समर्थ होते हैं, ध्यान देने लगते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है ये क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बताया गया है जो किशोरावस्था है उसमें शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप जो होता है, समस्याओं की अवस्था होने के कारण किशोरावस्था में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के दूसरे किशोर लड़कियों में ऐसी योग्यता, क्षमता और शक्ति पैदा की जाती है जिससे वे अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सके। इस अवस्था में शिक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इसमें बताया गया है कि शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था, जो शारीरिक शिक्षा होती है उसकी व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। इसमें बताया गया है कि फिजिकल जो एक्टिविटीज होता है वो किशोरावस्था में किशोर बालक बालिकाओं के शरीर में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। अगर किशोरावस्था है तो उसमें आपको अनेक प्रकार के बालक बालिकाओं में शरीर में अनेक प्रकार की क्रांति या परिवर्तन होंगे। जैसे कि शिक्षकों को उनके संतुलन शारीरिक विकास के लिए सचेत रहना चाहिए। जो शिक्षक होते हैं उनको संतुलित शारीरिक विकास के लिए सचेत करना चाहिए। विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाना चाहिए। ये सब ध्यान देना चाहिए किसके लिए? ये जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर। उनके लिए विभिन्न प्रकार के खेल, व्यायाम, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करानी चाहिए। किशोरों के माता-पिता और अभिभावकों को अच्छे स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार और खेल-कूद व व्यायाम के लाभों को अवगत कराना चाहिए। जब आप किशोरावस्था के फेज़ में रहेंगे, तो आपको क्या करवाना चाहिए? पौष्टिक आहार देना चाहिए, खेल-कूद, व्यायाम करवाना चाहिए आपसे और क्या करवाना चाहिए? विद्यालय में जो शारीरिक शिक्षा से अनिवार्य विषय होता है, उसके बारे में बताना चाहिए। उसके बाद क्या है कि दूसरा नंबर क्या है कि बौद्धिक क्रियाओं के आयोजन की व्याख्या
व्यवस्था क्या होता है? तो किशोरावस्था में किशोर लड़के लड़कियों का विकास सर्वाधिक होता है। जो किशोरावस्था है उसमें जो लड़के और लड़कियों का विकास होता है वो तीव्र होता है। उनके बौद्धिक विकास के लिए शिक्षक जो होते हैं वो प्रयत्नशील रहना चाहिए। उनको शिक्षकों को उनके बौद्धिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। उनको शिक्षा देने के लिए जो बुद्धि से रिलेटेड शिक्षा होती है उनको देने के लिए एक्टिव रहना चाहिए। उनको उत्सुकता रहनी चाहिए कि हम बच्चों को बौद्ध से मतलब बुद्धि से रिलेटेड शिक्षा दें। उसी प्रकार बौद्धिक विकास के लिए बौद्धिक व्यायाम आवश्यक है। अगर बुद्धि का विकास करना है तो बौद्धिक व्यायाम आवश्यक है। इसके लिए बौद्धिक गतिविधियां रहना चाहिए। कार्यक्रम जैसे पहेलियां हो, प्रश्न मंच हो, सामान्य ज्ञान हो, वाद विवाद हो, भाषण प्रतियोगिता हो, कविता लेखन और विभिन्न प्रकार के आयोजन करवाना चाहिए। तीसरा नंबर क्या है कि संवेगों का परीक्षण कैसा? ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस। जैसे क्या है कि जो किशोरावस्था शिक्षा होता है उसमें संवेगों का नियंत्रण करना करना सिखाया जाता है। जैसे कि इमोशंस से भरे रहते हैं किशोरावस्था में, उनके जीवन में अस्थायित्व आ सके इसलिए उनको ये सब सिखाना चाहिए। उनका जो इमोशंस है उसको नियंत्रण रखना चाहिए। किशोर बालक बालिकाओं को ऐसा पर्यावरण दे जो कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करे, जिसको उनका मिथ्या भय दूर हो सके। उनको ऐसी शिक्षा दें, ऐसा पर्यावरण दे कि जो उनके अंदर डर हो वो डर दूर हो सके, अकारण क्रोध आना बंद हो सके, ईर्ष्या के स्थान पर स्वस्थ प्रतियोगिता विकसित हो सके और प्रेम आदि संवेगों का स्वास्थ्य विकास हो सके। तो ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मत लिखिए, बस थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, बस उतने में हो जाएगा। सामाजिक शिक्षा क्या है किशोरावस्था में? किशोरावस्था में सामाजिक सामाजिक शिक्षा जो होती है वो बड़े प्रबल रूप में होती है। शिक्षक इसका लाभ उठाकर किशोरों में प्रेम, सहयोग और अनुशासन, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्णय आदि अन्य अच्छे गुणों को विकसित करवाता है। विद्यालय में ऐसे समूहों का संगठन किया जाना चाहिए जिससे जो सदस्य बनकर वो उत्तम सामाजिक व्यवहार को ढंग से सीख सके। जैसे स्कूल में ऐसा व्यवहार करवाना चाहिए, ऐसा समूह संगठन बनाना चाहिए, समूह संगठन बनाना चाहिए जिससे वो सामाजिक व्यवहार सीख सके, अच्छा चरित्र बना सके, अच्छी आदतें पैदा कर सके और नेतृत्व गुणों को विकास कर सके। इसके लिए सामूहिक खेल, स्काउटिंग, पर्यटन शिविरों शिविर जो होता है आदि व्यवस्था की जानकारी करवानी चाहिए। लास्ट में क्या है कि पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण क्या होता है? जैसे किशोरावस्था में क्या होता है कि लड़के लड़कियों के पाठ्यक्रम में विभिन्नता होनी चाहिए। जैसे उनमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम जो है अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि उनकी रुचियों में विविधता होती है। उनको अपनी योग्यता और रुचियों के अनुसार विषयों का अध्ययन करने की सुविधा मिलनी चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का समावेश होना चाहिए जो उनकी मानसिक शक्तियों का अधिकतम विकास कर सके। पाठ्यक्रम में ऐसा समावेश होना चाहिए जो उनकी मानसिक शक्तियों का विकास कर सके। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। जो भी लड़के लड़कियां होती हैं उनके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम रहना चाहिए। दोनों की योग्यताओं और अभिरुचियों में अंतर होना चाहिए। दोनों को अलग अलग अपने सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। तो ये सब जो है किशोरावस्था में, किशोरावस्था के क्या है ये सब? किशोरावस्था के शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। ऐसे ही किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप देने से किशोरावस्था के जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं वो अपना बौद्धिक विकास को डेवलप डेवलप कर सकते हैं। मतलब बौद्धिक जो है बौद्धिक विकास को वो इंक्रीज कर सकते हैं। प्रश्न 3 है जो स्मृति के प्रभाव एवं कारक को उल्लेख कीजिए। देखो स्मृति जो है हम अति लघु उत्तरीय में भी पढ़ाएंगे, ठीक। तो ये क्या है कि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए? स्मृति मतलब होता है कि ध्यान देना या किसी चीज को याद रखना। क्या करना? याद करना या याद रखना। स्मृति वही चीज होता है। तो स्मृति में क्या है कि फर्स्ट है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से व्यक्ति किसी भी नए विषय को शीघ्र ही याद कर सकता है। क्या कर सकता है? याद कर सकता है। और शरीर और मन स्मृति को दुर्बल करता है। संप्रेषण क्या है? ये सब क्या है? स्मृति के कारक हैं, प्रभावी कारक है। संप्रेषण, स्मृति का क्रिया में संप्रेषण का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेरणा कठिन कार्य को सरल कर देती है। जो संप्रेरणा होता है वो कठिन कार्य को सरल कर देती है। यदि बालक को किसी नए ज्ञान का स्मरण करने के लिए संप्रेरणा नहीं होगी तो वो उस ज्ञान का कभी स्मरण नहीं कर पाएगा। अगर उसके अंदर प्रेरणा नहीं होगा, उसके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा, इसका मतलब होता है मोटिवेशन, ठीक। इसका मतलब होता है मोटिवेशन। जब उसके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा तो कभी किसी चीज को याद ही नहीं कर पाएगा। उसके बाद सीखने की इच्छा। तीसरा नंबर क्या है? सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा जो होती है स्मृति में प्रभावित होती है। जो सीखने की इच्छा इच्छा जो होती है वो स्मृति को प्रभावित करती है।
यदि किसी विषय को सीखने की इच्छा बालक के अंदर है तो वो उसे जल्द ही और सरलता से सीख लेगा। अगर सीखने की इच्छा है बच्चों में तो वो क्या करेगा, जल्दी से किसी विषय को अच्छे से सीख लेगा। दबाव देकर, आज्ञा देकर कोई कार्य नहीं कर सकता है। अगर सीखने की इच्छा है तो बहुत आसानी से सीख सकता है। पाठ सामग्री, पाठ सामग्री क्या है कि पाठ सामग्री सरल, स्पष्ट, नवीन, उत्तेजित करने वाली, रोचक, उपयोगी होनी चाहिए। ऐसी पाठ सामग्री को बालक सुविधापूर्वक शीघ्रता के साथ स्मरण कर लेता है। और जैसे क्या है, अनुपयोगी और अस्पष्ट पाठ सामग्री स्मृति को प्रभावित करता है और बालक ऐसी पाठ सामग्री को स्मरण नहीं कर पाता। सीखने की विधि, 5वां नंबर क्या है, सीखने की विधि। सीखने की विधि में क्या है कि सीखने की विधि का स्मृति पर प्रभाव पड़ता है कि यदि विषय के अनुकूल सीखने की विधि नहीं अपनाई जाती तो बालक कदापि विषय को स्मरण नहीं कर सकता। परीक्षण में क्या है, परीक्षण के द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति का विकास किया जाता है। परीक्षण के द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति का विकास किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे इसमें क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, और जितना बताएंगे उसी में से पूछ लेगा। जैसे प्रश्न नंबर 4 क्या है कि प्रक्षेपी परीक्षण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेपी परीक्षण से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रक्षेपी परीक्षण को बताइए। प्रोजेक्टिव टेक्निक। ओके। आधुनिक युग में व्यक्तित्व मापन की विधियां, विभिन्न विधियों में प्रक्षेपी विधियों का सर्वाधिक प्रचलन है। इसमें मुख्यतः व्यक्ति की गहराई तक दबी हुई इच्छाओं का आंतरिक स्तरों, अचेतन मन आदि का मूल्यांकन करती है। क्या करती है, अचेतन मन, आंतरिक स्तरों आदि का मूल्यांकन करती है। प्रत्येक व्यक्ति में इच्छाएं, प्रेरणा, रुचि, संवेग, अभिवृत्तियां, विश्वास आदि होते हैं। क्या होते हैं, संवेग होते हैं, प्रेरणा होती है, इच्छाएं होती है और रुचि, संवेग, अभिवृत्तियां, विश्वास आदि होते हैं, जो उसके व्यक्तित्व के ही अंग होते हैं। ये टोटल जो भी है ये व्यक्तित्व के अंग है, लेकिन ना तो ये दूसरे को दिखाई देते हैं और ना ही व्यक्ति इनके बारे में चेतन है। ठीक। प्रक्षेपी विधियां व्यक्ति के इन समस्त गुणों के सामने परीक्षक द्वारा उद्दीपन स्थिति प्रस्तुत की जाती है और उसे इस बात का अवसर दिया जाता है कि अपने जीवन के संबंधित बातों को, उन स्थितियों को प्रकट की गई उसकी प्रकृतियों का क्या अर्थ होगा, लेकिन परीक्षक उसकी प्रक्रियाओं की व्याख्या कर सके, उसके व्यक्तित्व के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सके। तो ये सब क्या है, परीक्षण विधि का अर्थ विधि से, जिसमें परीक्षार्थियों का समक्ष ऐसी उत्तेजक परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है जिसमें वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, विशेष प्रत्यक्षीकरण तथा व्याख्याओं को आरोपित करने का अवसर प्राप्त करे। दो होता है, रोसरा स्याही परीक्षण और बालक शोध परीक्षण, दो ही होता है। ठीक। बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। तो इसमें मेन पॉइंट देख लो, बाल विकास के नियम, सिद्धांत और विधियां, वंशानुक्रम एवं वातावरण, बालक विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, मानसिक शक्तियों, संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति, विस्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान आदि का विकास। उसके बाद 7वां क्या है, संवेदात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। 8वां क्या है कि विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, चरित्र का विकास, जिसको नैतिक मूल्य भी कहते हैं, सृजनात्मक विकास और सृजनात्मक क्षमता का विकास, बुद्धि प्रकृति, बुद्धि लब्धि, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व प्रकृति प्रकार, व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्तित्व विभिन्नताएं और बाल विकास के खेल। आदत निर्माण। 17 मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, समायोजन का समस्याएं, पारिवारिक संबंध, विशिष्ट बालकों का मनोविज्ञान, बाल निर्देशन, बालक में परिवार, विद्यालय, समुदाय एवं अन्य अभिकरणों की भूमिका। ये सारे किसमें आएंगे, तो ये सब सारे आएंगे बाल विकास के क्षेत्र में आएंगे। ठीक। तर्क और चिंतन, ये भी आप लोग पढ़े हैं। तर्क और चिंतन क्या है, इसको हम ऑनलाइन में ही पढ़ा दिए, इसको मत पढ़िए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। व्यक्तित्व की व्याख्या क्या है, ये भी ज़्यादा, ये है वाइगोस्की के सामाजिक विकास में सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, ये चीज़ पूछ सकता है। तो वाइगोस्की रूसी वैज्ञानिक थे, ये तो ठीक है। इन्होंने सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस चीज़ का, सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक के प्रत्येक विकास में उसके समाज की विशेष भूमिका होती है। बालक के प्रत्येक विकास में उसके समाज की विशेष भूमिका होती है। ठीक। उन्होंने बताया कि समाज अंतःक्रिया के फलस्वरूप भी बच्चे में विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार सुविधाएं उपलब्ध होगी उसका विकास उसी प्रकार होगा। अगर समाज में उसको जिस तरह माहौल में रखा जाएगा उसी तरह उसका माइंड डेवलप होगा। उससे उचित प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी तो उसके विकास का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
अगर उसे अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेगी तो उसे क्या होगा, उस पे विकास पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसका विकास डेवलप नहीं होगा, मतलब उसका जो माइंड हो वो डेवलप नहीं हुआ। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से बहुत दूर होता है, लेकिन बाल्यावस्था में प्रवेश करते साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना शुरू कर देते हैं। ठीक, उनके सामाजिक विकास का दायरा बढ़ने लगता है। जब वो बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं तो स्कूल जाने लगते हैं, स्कूल जब जाने लगते हैं तो उनको सामाजिक विकास का ज्ञान होने लगता है। किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है, जो किशोरावस्था आ जाती है उनमें लिंग जो संबंधी चेतना होती है वो तीव्र हो जाती है, उनके अंदर हार्मोनल डेवलप होने लगता है। इस आयु में अधिकतर किशोर एवं किशोरियां अपने वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो प्रगतिशील शिक्षा से आशा यह है कि प्रगतिशील शिक्षा में जॉन डेवी का योगदान अति महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा बालकों की शक्तियों का विकास होता है। प्रगतिशील शिक्षा यह सूचना प्रदान करती है कि शिक्षा बालक हेतु, बालक शिक्षा के लिए नहीं। इसमें क्या बताया है, प्रगतिशील जो शिक्षा होती है वह शिक्षा बालक हेतु है और बालक शिक्षा के लिए नहीं। जैसे शिक्षा जो है वो बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए है। ओके, इसीलिए शिक्षा के उद्देश्य ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए जिससे प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिले। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर देता है। जॉन डेवी ने प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं, रुचि और प्रयास। अगर आप प्रगतिशील शिक्षा मतलब प्रगत शिक्षा को प्रगतिशील करना चाहते हैं तो दो चीज करना पड़ेगा, रुचि और प्रयास करना पड़ेगा। शिक्षक को बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझकर उसके लिए उपयोग कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। बालक को स्वयं कार्यक्रम बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। डेवी ने शिक्षा पद्धति संबंधित स्वयं कार्यक्रम के विचारों को आधार पर प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म हुआ। इसके अंतर्गत बालक को ऐसे कार्य के लिए दिए जाने चाहिए जिसमें उन्हें स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और मौलिकता का विकास हो। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालकों में शिक्षा का माध्यम प्रजातांत्रिक मूल्यों का स्थापित करना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य होता है शिक्षा के माध्यम से प्रजातांत्रिक मूल्यों का स्थापना करना। ओके, अब उसके आगे क्या है कि ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? तो इसमें थोड़ा बहिर्मुखी की विशेषताएं देख लेते हैं। बहिर्मुखी विशेषताएं क्या होती हैं? बहिर्मुखी वे व्यक्ति होते हैं जिनकी रुचि बाह्य जगत में होती है। बहिर्मुखी व्यक्ति की विशेषताएं को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 है कार्य करने की दृढ़ इच्छा और बहादुरी के कार्यों में रुचि रखते हैं। शासन करने का स्वभाव, शीघ्र व न घबराने वाले होते हैं। ठीक, और क्या होते हैं बहिर्मुखी में? शांत और आशावादी, परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल अपने आप को व्यवस्थित करने वाले होते हैं। चौथा नंबर क्या है कि धारा प्रवाह बोलने वाले और मित्रों जैसा व्यवहार करने वाले होते हैं। चिंता मुक्त होते हैं, उन गुणों को जानते हैं जिन्हें संसार की दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें अपनाते हैं। ठीक, और अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? अंतर्मुखी व्यक्ति वे होते हैं जिनकी रुचि स्वयं स्वयं में होती है, अपने अंदर में होती है, वे स्वयं जीवन की ओर आंतरिक रूप से जुड़ी होती हैं। अंतर्मुखी व्यक्तियों की विशेषताएं क्या होती हैं? ये लोग जो होते हैं कम बोलने वाले होते हैं, लज्जाशील और पुस्तक तथा पत्रिकाओं में रुचि रखते हैं। ठीक, अंतर्मुखी वाले, ये इंपॉर्टेंट है। इनका जो व्यवहार होता है आज्ञाकारी होता है, परंतु ये व्यक्ति शीघ्र ही घबराने वाले होते हैं, शांत स्वभाव होते हैं, इनके अंदर लचीलापन नहीं होता, इनके अंदर आत्मचिंतन होता है, चिंतन बहुत करते हैं, अपने भाव को अपने तक ही सीमित रखते हैं, आज्ञाकारी, स्वयं के लिए चिंतित, संदेही एवं सावधान होते हैं, अधिक लोकप्रिय नहीं होते हैं, और क्या लास्ट, अच्छे लेखक होते हैं लेकिन अच्छे वक्ता नहीं होते हैं और चुपचाप रहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा आगे आइए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम कराएंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? ग्राम शिक्षा समिति के कार्यों पर निबंध लिखिए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राय विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराया गया है। ठीक, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होता है वो विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। जितने भी कम आवश्यक सुविधा होती है उपलब्ध होती है उतना कराया जाता है, किसमें? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। ठीक,
अब देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया था कि प्राथमिक स्तर पर समाज में बच्चों की शिक्षा एक रूपता हो। जो राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षा नीति 1986 में निर्णय लिया गया था, उसमें प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, वो शिक्षा में एक रूपता मतलब एक रूपता हो और एक रूपता से वो शिक्षा को ग्रहण करें। इसके लिए सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षण अधिगम हेतु प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर शिक्षा न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु ऑपरेशन बिलोड़ योजना लागू की गई थी। अब क्या है कि ग्राम शिक्षा समिति के प्रमुख कार्य क्या क्या है? ठीक, ग्राम शिक्षा समिति के प्रमुख कार्य क्या क्या है? तो ग्राम शिक्षा समिति के प्रमुख कार्य, नंबर 1 कार्य है कि प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की स्थापना करना। उसके बाद नंबर 2 है प्राथमिक विद्यालयों को प्रबंध में सहायता करना। नंबर 3 है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का ब्यौरा रखना। नंबर 4 है कि विद्यालय से संबंधित भौतिक संसाधन जैसे शौचालय, हैंडपंप आदि की व्यवस्था करना। और नंबर 5 क्या है कि विद्यालय की साज सज्जा पर ध्यान रखना। बालिका शिक्षा के लिए अभिभावकों को जागरूक करना। और 7वां क्या है, अतिरिक्त कक्ष का निर्माण करना। तो ये सब जो है ग्रामीण शिक्षा के अंतर्गत आएंगे, ग्रामीण शिक्षा समिति के कार्य हैं ये सब। उसके बाद है जीन पियाजे के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। जीन पियाजे का सिद्धांत क्या कहता है? तो जीन पियाजे का सिद्धांत जो है, स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। कौन? जीन पियाजे। उन्होंने यह जानने के लिए प्रयत्न किया कि बच्चों में बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि स्वयं के बच्चों को ले लिया। मतलब जो जीन पियाजे थे, वो बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए वो खुद के बच्चों को लेकर उन पर प्रयोग किए। क्या किया जीन पियाजे ने? संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, संज्ञानात्मक विकास और मानसिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जीन पियाजे ने किया। पियाजे ने कहा कि बच्चा अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने करने संबंधित योग्यताएं जैसे कि देखना, रोना, वस्तुओं को पकड़ना और चूसना आदि को लेकर प्रकट होता है। जैसे उंगली चूसता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है और बुद्धि बनता जाता है, उसके बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ता जाता है। तो पियाजे के सिद्धांत के कुछ विचार हैं, जैसे कि निर्माण और खोज के सिद्धांत क्या है? जिन पियाजे ने निर्माण और खोज का विचार दिया है, सिद्धांत दिया है। प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने हेतु क्रियाशील होता है। वह यह जानने के लिए प्रयासशील होता है कि विचार संबंधतापूर्ण से मेल खाते हैं या नहीं। ये चीज उनको जानने की ज्यादा उत्सुकता होती है। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों को समय समय पर खोज निर्माण करते हैं जिन व्यवहारों और विचारों कभी प्रत्यक्ष नहीं किया गया हो। जिन पियाजे का यह मानना है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है। ठीक। और दूसरा क्या है उनका कि कार्य क्रिया का अर्जन करना। कार्य क्रिया का अर्थ होता है उस विशेष प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता और प्रत्येक कार्य क्रिया का एक तर्कपूर्ण विपरीत होता है। उदाहरण के लिए एक मिट्टी के चक्र को 2 भाग में तोड़ना एवं 2 टूटे हुए भाग को पुनः एक पूर्ण चक्र में जोड़ना, यह एक कार्य क्रिया है। कार्य क्रिया जैसे बच्चे क्या करते हैं कि एक मिट्टी चाक को 2 चक्र में तोड़ देना और एक उसी चक्र को मिट्टी के चक्र को दोबारा उसी को जोड़ना, ये सब क्रिया कार्य क्रिया के अंतर्गत का आएगा। कार्य क्रिया की मदद से बच्चे मानसिक रूप से वहां पहुंच सकते हैं जहां पर उन्होंने कार्य करना शुरू किया। बौद्धिक बुद्धि का केंद्र इन्हीं कार्य का अर्जन है। उसके आगे कुछ अवस्थाएं, जिन पियाजे की 4 अवस्थाएं बताए गए हैं, ये इतना पढ़ लो बस। जिन पियाजे की 4 अवस्थाएं बताए गए हैं, जैसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था एक है, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था एक है, इंद्र जनित गामक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं पाई गई हैं। ओके। उसके बाद देखिए इसके अंतर्गत देख लीजिए इंद्रिय जनित गामक अवस्था क्या होता है। यह जन्म से 2 वर्ष तक अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक की बुद्धि जो है उनके कार्यों द्वारा व्यक्त की जाती है। जैसे चादर पर बैठा बालक चादर पर पड़े दूर खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींच कर खिलौना प्राप्त कर लेता है। भूख लगने की स्थिति में बालक रोने लगता है। रो करके बालक अपनी भूख की स्थिति को बताता है। तो ये क्या है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है?
यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। उसमें क्या था? उसमें था 2 वर्ष से जन्म से 2 वर्ष तक होती है, इसमें 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक अपने प्रवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें भेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी शुरू हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि 2 से 7 वर्ष तक होता है और इस अवस्था में जो बालक होते हैं प्रवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। जैसे जो भी आप आस-पास के वस्तुएँ होती हैं उनको पहचानने लगते हैं और उसमें विभेद करने लगते हैं कि ये कैसी अवस्था है, ये कैसा वस्तु है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे करने लगते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बालक किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है। ये बाल्यावस्था भी इसी के अंतर्गत आता है। जैसे 0 से जो 6 होता है किशोरावस्था होता है, जिसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और इंद्रिय जनित बगामक अवस्था आती हैं। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या आ जाएगा? बाल्यावस्था आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाल्यावस्था आ जाएगा। ठीक? तो इसमें क्या है कि 0 से 7 से 11 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में क्या करते हैं कि वो तार्किक घटनाएँ को सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है? 11 वर्ष से आगे। तो 11 वर्ष से आगे अगर आ गया तो ये कौन-सी अवस्था आ जाएगा? किशोरावस्था आ जाएगा। कौन-सी अवस्था? किशोरावस्था आ जाएगा। तो इस अवस्था में जो बालक होते हैं भाषा संबंधित योग्यता और संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। वो भाषा सीखने लगते हैं, भाषा को जानने लगते हैं। बालक अच्छी तरह से सोचने लगता है, समस्या का समाधान करने के लिए निर्णय निर्णय लेने की क्षमता भी हो जाती है उनके अंदर। ध्यान रुचि पढ़ लिए ऊपर। और इसके आगे क्वेश्चन हम बताते हैं। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है? तो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया जाता है। जैसे शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, पूर्व बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास और उत्तर बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। और इसका जो कालक्रम देख लीजिए, कालक्रम जो शैशवावस्था होता है वो 0 से 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है और पूर्व बाल्यावस्था जो होता है वो कितना होता है? 6 से 12 ईयर। और जो उत्तर बाल्यावस्था होता है वो 6 से 12 और पूर्व जो होता है पूर्व जो होता है वो होता है 6 से 10 वर्ष के बीच में होता है और ये 12 होता है। ठीक? उसके आगे कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे बस, उससे ज्यादा नहीं। ये देख लीजिए एक क्वेश्चन। मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के नाम लिखिए। इसमें भी मानसिक विकास के विभिन्न पक्ष जो है वो निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1 है संवेदना, निरीक्षण, कल्पना, चिंतन, निर्णय, बुद्धि, रुचियों में अभिव्यक्ति, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, तर्क, सीखना, स्मरण और विस्मरण। ये सारे मानसिक विकास के तत्व हैं। व्यक्ति मापन की कौन कौन सी विधियां हैं? तो ये भी जान लीजिए व्यक्ति मापन की कौन कौन सी विधि है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये है आत्मविधि, नंबर 1 आत्मविधि, वस्तुनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी विधि। तो आत्मविधि में क्या क्या है कि जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, आत्मकथा लेखन विधि, निरीक्षण विधि। मापन रेखा विधि, समाजमिति विधि, शारीरिक परीक्षण, परिस्थिति परीक्षण, व्यक्तित्व सूचियां, संचयी अभिलेख, रोसरिया या स्याही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साक्षर परीक्षण, चित्र साक्षर परीक्षण। ओके, तो ये सब है। उसके आगे बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को हम बताएंगे। इसमें सब देखते रहना। देखो हारलॉक के अनुसार विकास में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो हारलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाएं हैं गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्वकालिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयसंधि, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? हारलॉक के अंतर्गत। उसके बाद क्वेश्चन है
देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इसमें हैं तो सब बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे है एक है सोज के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? कोहलर का ही सोच का सिद्धांत है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि कोहलर के सोच का सिद्धांत जो होता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयोग के लिए चयन कोहलर ने अपने इस प्रयोग के लिए एक चिंपैंजी को लिया। चिंपैंजी को मानस भी कहते हैं। कोहलर का प्रयोग जो होता है सुल्तान नामक चिंपैंजी को एक लोहे से बने पिंजड़े में बंद कर देता है। पिंजड़े के बाहर केला रख देता है और केले के पास 2 छड़ियाँ को रख देता है। इन छड़ियों में विशेषता यह थी कि आपस में जुड़ सकती थी। इन्होंने पिंजड़े के बाहर केलों को उतनी दूर पर रखा कि उसे केवल एक छड़ी से प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक दोनों छड़ियाँ आपस में जुड़ी ना हो। सुल्तान ने बारी-बारी छड़ियों से केला प्राप्त करना चाहा, परंतु बार-बार प्रयास से भी वह प्राप्त नहीं कर सका। वह थक गया और पिंजड़े में एक जगह बैठ गया। अचानक सुल्तान ने छड़ियों को छोड़ दिया और केला प्राप्त कर लिया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सीखने की क्रिया सिद्धांत के अनुसार अचानक होती है। सीखने के सिद्धांत की विशेषता क्या होती है? सीखने की प्रक्रिया अचानक होती है। सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है। सूझ हेतु समस्या सामने आवश्यक होनी चाहिए। अवश्य होनी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में सूझ समझ अचानक मस्तिष्क में होती है। सोच के सिद्धांत शिक्षा में महत्व क्या है? ये शिक्षा में महत्व क्या होता है? इस सिद्धांत का प्रयोग बालकों का मानसिक विकास सरलता से किया जा सकता है। सोच के सिद्धांत में यह सिद्धांत बालक के द्वारा स्वयं परिस्थितियों के अवलोकन करने में सोच द्वारा सीखने पर बल देता है। यह सिद्धांत बालकों में कल्पना शक्ति, चिंतन एवं तर्क शक्ति विकसित करने के लिए उपयोगी है। इस सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि बालकों को अपनी समस्या के प्रति अनुशासित होना चाहिए और उसका समाधान स्वयं विवेक से करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद हम बता रहे हैं ये सारे क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन है अब यहाँ से सारे क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं। तो इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में से ही पूछ लिया जाएगा। इसी को आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ये आपको हम पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं जितना ये पीडीएफ दिखा रहे हैं। तो वीडियो को हम यहीं